क्षय में जो होगा वो कर्म को पूर्ण रूप से सत्ता से उदयावली से बाहर करेगा। क्षयोपशम है कि वर्तमान काल में उदय आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होने के आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सद्वस्था रूप उपशम तथा देशघाती प्रकृति का उदय रहना, इसे क्षयोपशम कहते हैं। कर्म प्रकृतियों की उदयादि अवस्था में आत्मा के जो भाव होते हैं उन्हें क्रमशः उदित, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जिसमें कर्मों की उक्त अवस्थाएं कारण नहीं होती हैं उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। अब गुणस्थानों के संक्षिप्त स्वरूप का निदर्शन किया जाता है। यहाँ पर चार चीज़ें मुख्य होती हैं: उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। ये चारों अवस्थाएं घातीय कर्म में हुआ करती हैं। अघातीय कर्म में उदय होता है और क्षय होता है, और ये चारों अवस्थाएं मोहिनी कर्म के उदय में अथवा मोहिनी कर्म के साथ ही चारों अवस्थाएं होती हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय में उदय होता है, क्षय होता है, क्षयोपशम होता है, लेकिन उपशम नहीं होता। उपशम होता है तो सिर्फ मोहिनी कर्म का है। यहाँ पर जिसकी विवक्षा की जा रही है उस उपशम को लगाना। एक सद्वस्था रूप उपशम है, तो छद्वस्था रूप उपशम इन सब प्रकृतियों में हुआ करता है। उदय और क्षय घाती अघाती दोनों में हुआ करता है। अब मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का स्वरूप बताते कि मिथ्या, समय मिथ्या, समेत प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, इन सात प्रकृतियों के उदय से जिसकी आत्मा में अतत्व श्रद्धान होता है, इन सात प्रकृतियों के उदय से जिसकी आत्मा में अतत्व श्रद्धान उत्पन्न होता है उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। एक कैसे लिख दिया महाराज श्री? मिथ्यात गुण स्थान तो मिथ्यात के उदय से होगा, सम्यक मिथ्या तो समित प्रकृति का उदय यहाँ नहीं होता है। इसी पुस्तक में है कि सब में है ऐसी परिभाषा? इसको इतना कर लो कि समय मिथ्या तो समित प्रकृति को कम कर दो। मिथ्यात तथा अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जिसके आत्मा में अतत्व श्रद्धान उत्पन्न होता है उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। यहाँ सात के स्थान पर अब वो नाना जीवों की अपेक्षा 5 हो सकता है, अन्यथा एक जीव की अपेक्षा तो एक कसाय 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 क्रोध का एक साथ उदय होगा ना, इसलिए 5 कर दे। पहला गुण स्थान में कहाँ से लाओगे? समय मिथ्या समय प्रकृति। समय मिथ्या प्रकृति का गुण स्थान तीसरा है। हाँ, 5वां प्रकृति नाना जीवों की अपेक्षा, अन्यथा मिथ्यात क्रोध अथवा मिथ्यात मान। तो क्रोध होंगे मिथ्यात में तो अनंतानुबंधी रहेगी, तो चारों क्रोध का एक साथ उदय होगा।
और 4 मान 4 माया, इस अपेक्षा से 5 लिख दिया है। इस अपेक्षा से 5 लिखना विवक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा से। सबके एक साथ एक व्यक्ति को चारों का उदय नहीं रहेगा ना एक साथ, क्रम से। उसे मिथ्या, इस जीव को न स्वपर भेद विज्ञान होता, स्वपर का भेद विज्ञान होता है, न जिन प्रणीत तत्व का श्रद्धान होता है, न आप्तागम और निर्ग्रंथ गुरु पर विश्वास होता है। सासाधन सम्यक दृष्टि जी, सासाधन सम्यक दृष्टि में सम्यक दर्शन के काल में एक समय से लेकर 6 आवली तक का काल बाकी रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाने के कारण जो चतुर्थ गुणस्थान के नीचे आ पड़ता है, परंतु अभी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में नहीं आ पाया है, उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। इसका सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी का उदय आ जाने के कारण सासाधन अर्थात विराधना से सहित हो जाता है। फिर मिश्र, सुनो, यहाँ पर जो सम्यक दर्शन कहा ना, उसमें उपसम और जोड़ दो, क्योंकि सासाधन गुणस्थान वह उपसम सम्यक दृष्टि ही आता है, दूसरा नहीं आता है। इसलिए उसमें उपसम सम्यक दर्शन के काल में, क्योंकि एक समय 6 आवली, उसी में उदय नहीं आना है तीनों प्रकृतियों का, इसलिए उसको ऐसा जोड़। आप लोग भी सुधार दो पुस्तक में, पेंसिल ले लो, ध्यान से जोड़ना, कहाँ जोड़ना, सम्यक दर्शन के पहले। फिर मिश्र सम्यक क्या कहा दर्शन, जी नीचे में, इसका सम्यक दर्शन, इसका सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी का उदय आ जाने के कारण सासाधन अर्थात विराधना से सहित हो जाता है। इसका सम्यक दर्शन मतलब, इसका मतलब सासाधन गुणस्थान जीव का सम्यक दर्शन सासाधन गुणस्थान कहते हैं। वह इतने कर दो, अनंतानुबंधी का उदय आ जाने से, और अनंतानुबंधी में से किसी एक के उदय आ जाने से। सम्यक दर्शन तो हटा है, अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आ जाने से, आ जाने के कारण सासाधन गुणस्थान होता है। चारों का उदय नहीं आता पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में। ये थोड़ा सा अनंतानुबंधी 4 में से किसी एक का, हाँ, उस चलिए आगे। फिर तीसरा मिश्र, सम्यक दर्शन के काल में यदि मिश्र अर्थात सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो यह चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर तीसरे मिश्र गुणस्थान में आ जाता है। जिस प्रकार मिले हुए दही और गुड़ का स्वाद मिश्रित होता है, उसी प्रकार इस गुणस्थानवर्ती जीव का परिणाम भी सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से मिश्रित रहता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर ही तृतीय गुणस्थान में आता है, परंतु सादी मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम गुणस्थान से भी तृतीय गुणस्थान में पहुंच जाता है। फिर चौथा असंयत सम्यक दृष्टि, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ,
इन 7 प्रकृतियों के उपशम आदि होने पर जिसकी आत्मा में तत्व श्रद्धान तो प्रकट हुआ है, परंतु अप्रत्याख्यान आवरण आदि कषायों का उदय रहने से संयम भाव जागृत नहीं हुआ है, उसे असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। फिर देश विरत अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने पर जिसके एक देश चारित्र प्रकट हो जाता है, उसे देश विरत कहते हैं। यह त्रस हिंसा से विरत हो जाता है, इसलिए विरत कहलाता है, और स्थावर हिंसा से विरत नहीं होता, इसलिए अविरत कहलाता है। इसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम और प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में तारतम्य होने से दार्शनिक आदि 11 अवान्तर भेद होते हैं। प्रतिज्ञा। फिर 6वां गुणस्थान प्रमत्त विरत। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम तथा संजुलन का तीव्र उदय रहने पर जिसकी आत्मा में प्रमाद सहित संयम प्रकट होता है, उसे प्रमत्त संयत कहते हैं। इस गुणस्थान का धारक नग्न मुद्रा में रहता है, यद्यपि यह हिंसादि पापों का सर्वदेश त्याग कर चुकता है, तथापि संज्वलन चतुष्क का तीव्र उदय साथ में रहने से इसके 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय निद्रा तथा स्नेह, इन 15 प्रमादों से इसका आचरण चित्रल अर्थात दूषित बना रहता है। चित्रल। फिर 7वां गुणस्थान अप्रमत्त विरत। संज्वलन के तीव्र उदय की अवस्था निकल जाने के कारण जिसके आत्मा से ऊपर कहा हुआ 15 प्रकार का प्रमाद नष्ट हो जाता है, उसे अप्रमत्त विरत कहते हैं। इसके स्वस्थान और सातिशय की अपेक्षा 2 भेद हैं। जो 6वें और 7वें गुणस्थान में ही झूलता रहता है, वह स्वस्थान कहलाता है, और जो उपरितन गुणस्थानों में चढ़ने के लिए अधाकरण रूप परिणाम कर रहा है, वह सातिशय अप्रमत्त विरत कहलाता है, जिसमें सम समय अथवा भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं, उसे अधाकरण कहते हैं। फिर 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण। जहाँ प्रत्येक समय में अपूर्व नवीन ही परिणाम होते हैं, उसे अपूर्वकरण कहते हैं। इसमें सम समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही होते हैं। 9वां गुणस्थान है अनिवृत्तिकरण। जहाँ सम समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश ही और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही होते हैं, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। यह अपूर्व करण आदि परिणाम उत्तर विशुद्धता को लिए हुए होते हैं तथा संज्वलन चतुष्क के उदय की मंदता में क्रम से प्रकट होते हैं। फिर 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म सांप्राय। जहाँ केवल संज्वलन लोभ का सूक्ष्म उदय रह जाता है, उसे सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। 8वें गुणस्थान से उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, ये 2 श्रेणियाँ प्रकट होती हैं। जो चारित्र मोह का उपशम करने के प्रयत्नशील हैं, वे उपशम श्रेणी में आरूढ़ होते हैं, और जो चारित्र मोह का क्षय करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं। परिणामों की स्थिति के अनुसार उपशम या क्षपक श्रेणी में यह जीव स्वयं आरूढ़ हो जाता है, बुद्धिपूर्वक आरूढ़ नहीं होता। क्षपक श्रेणी पर छायक सम्यक दृष्टि ही आरूढ़ हो सकता है, परंतु उपशम श्रेणी पर औपशमिक और छायक दोनों सम्यक दृष्टि आरूढ़ हो सकते हैं। यहाँ विशेषता इतनी है कि
जो औपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होगा वह श्रेणी पर आरूढ़ होने के पूर्व अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर उसे सत्ता से दूर कर द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जो उपशम, एक नंबर टिप्पण है, टिप्पण में कह रहे हैं आगम में आचार्य मतभेद की अपेक्षा द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि को मोह कर्म की 28 और 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला बतलाया गया है। जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है उसके 24 प्रकृतियों की सत्ता रहती है और जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं करता है उसके 28 प्रकृतियों की सत्ता रहती है। इस पक्ष में द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन का लक्षण यही रहता है कि जो उपशम सम्यक्त्व क्षयोपशम सम्यक्त्व के बाद हो वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। फिर आगे कहते हैं जो उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होता है वह सूक्ष्म पर थोड़ा सा इनने औपशमिक सम्यक दृष्टि को विसंयोजना कराई है। जो औपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होगा वह श्रेणी पर आरूढ़ होने के पूर्व अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर उसे सत्ता से दूर कर द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षयोपशम सम्यक दृष्टि पूर्वक द्वितीयोपशम बनता है। इन्हें उपशम पूर्वक लिख दिया तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होता है। आरूढ़ श्रेणी पर आरूढ़ हो। अब ये शब्द अनंतानु की विसंयोजना कर सत्ता से दूर कर, या तो फिर इसको ऐसा कर दो कि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि नहीं, क्षयोपशम तो होना नहीं है, पहले द्वितीयोपशम करेगा। उपशम श्रेणी पर आरूढ़ कर दिया, अब वही कर रहा ना आगे बस कर दो ठीक हो जाएगा। नहीं लेकिन ये लिख रहा है आरूढ़ होगा, ये लिख रहा है ना ये लिख रहा है ना आरूढ़ होगा। श्रेणी पर चढ़ने आरूढ़ होने के पूर्व नहीं तो अब क्षयोपशम कर देंगे ना तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बाद समेत प्रकृति की भी करेगा ना उपशम में। वो दो काम तो करेगा। तो इन्हें वो तो प्रसंग छेड़ ही नहीं ना इन्हें, क्योंकि वो हो जाएगा अकेली अनंता। यहाँ यदि क्षयोपशम जोड़ेंगे ना अपन तो फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बाद उसके लिए फिर से 3 करण करना होगा। तो बाकी द्वितीयोपशम हो जाएगा उतने से समझ लो आप ये सब हो रहा है, विसंयोजना भी हो रही है और द्वितीयोपशम बना रहा है। कैसे करें इसको? समझा तो बस उत्पन्न के स्थान सब ठीक हो जाएगा। गलत अर्थ ना समझ ले लोग। तो ये नहीं लिखी ना उन्होंने पूरी, तो पंडित जी की बात है। अब यहाँ पे देखो ऐसा लिख दिया कि द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि को मोह कर्म की 28 और 27 24 की सत्ता वाला बतलाया है। ये तो ठीक है, विसंयोजना करने वाला। इसको ज़्यादा सुधारना पड़ेगा, अपन छोड़ देते हैं इसको, विचारणी करके डाल दो। समझ गए? अरे क्या है कि पंडित जी ने परिभाषा उसको लिखी है गोपाल दास जी वरैया के उससे,
जैन सिद्धांत प्रवेश का से इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा होगा। और प्रक्रिया नहीं लिखी है, बाकी द्वितीय उपसम हो जाएगा तो ले ही दिया। आगे चलिए। फिर 11वें गुणस्थान उपशांत मोह। उपशम श्रेणी वाला जीव 10वें गुणस्थान में चारित्र मोह का पूर्ण उपशम कर 11वें उपशांत मोह गुणस्थान में आता है। इसका मोह पूर्ण रूप में शांत हो चुकता है और शरद ऋतु के सरोवर के समान इसकी सुंदरता होती है। अंतर मुहूर्त तक इस स्वच्छता होती है, हाँ, स्वच्छता होती है। अंतर मुहूर्त तक इस गुणस्थान में ठहरने के बाद यह जीव नियम से नीचे गिर जाता है। अरे बनाया थोड़ी, हम वही नहीं करूँ का उदय याद था। अरे जहाँ के दरवाजे बंद हो जीना पे चढ़ोगे तो उतरना नहीं पड़ेगा। चलिए अरे कैसा काम कर रहा है मुनि महाराज जी आप। सोचो तो आप अभी सत्ता में मोहिनी बैठी है तो सत्ता में लेके जाएंगे तो उसको कहाँ से निश्चित करेंगे। सत्ता में तो फिर अभी यहाँ से इसने रास्ता चयन किया है तो ये जो सत्ता में मोहिनी को लेके जा रहा है वो सत्ता वाला सिर्फ 11वीं तक जाएगा। यदि निश्चित तो कर देगा तो वो छपक श्रेणी चढ़ करके फिर 12वें में जाएगा। 12वें से रास्ता खुला होता है, उपशम श्रेणी से नहीं खुला होता है। को नष्ट करता हुआ नहीं जा रहा है, दबाता हुआ जा रहा है। अगर श्रेणी में वो नष्ट कर देगा तो बाद में 12 में चला जाएगा। 10 से 12 में जाएगा। नहीं, भूमिका यहीं से बनाना पड़ेगी, बीच में नहीं कर सकते आप। श्रेणी उपशम माड़ी है तो 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक उपसमाने का काम करोगे, छपड़ा नहीं आएगी बीच में। बस 7वें गुणस्थान तक आपने छपड़ा का काम कर लिया, दर्शन मोह चारित्र मोह का। अब यहीं से भूमिका बनाओ। देखो जैसे ऐसा होता ना कि कोई विद्यार्थी यदि अपने विषय का निर्णय करता है तो 12वीं क्लास के बाद वो करता है कि हमें डॉक्टर बनना, कि सीए बनना, अथवा उसके लिए सीएस करना, जो भी करना है ना वो यहाँ से 12वीं से प्रारंभ करेगा सब्जेक्ट बदलो और वो आगे चल करके लास्ट ईयर और फिर मास्टर बनना है तो 2 वर्ष और, तो अब उसी विषय में करेगा। यदि बीए किया है उसने तो बीए का विषय लिया है तो बीए वाला एमए करेगा, एमबीए नहीं कर सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी अब उसको 5 साल के लिए एक निश्चित अपना विषय चयन करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ 12वीं की 13वीं पढ़ ले हुए बीएस है, 14वीं पढ़ ले हुए सीएस, ऐसा नहीं होगा। ये तो अपन देखते हैं ना, जितनी भी आपको ग्रेजुएट करना है तो उसके लिए पहले से व्यवस्था बनाओ कि तुम्हें लेना, तुम स्वतंत्र हो विषय लेने के लिए, लेकिन बीच में बदल नहीं सकते हो। आप एमए करके फिर से 12वीं का फॉर्म बता करके आप सीए कर सकते हो, इसके पहले नहीं कर सकते हो। आपको जितनी भी डिग्रियां चाहिए हैं आप कर लो, लेकिन पहले एक पूरी करो फिर उसके बाद दूसरी करो। इसलिए उपशम श्रेणी की डिग्री 4 बार ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। उसमें भी एक जीवन में 2 बार एमए को 2 बार कर सकते, डबल एमए होता ना, डबल एमए होता है तो यहाँ पर तो उसने कोई आर्ट विषय से किया, वहाँ उसका एमए जा कर के आईएएस से जुड़ गया तो उसमें अंतर पड़ जाता है। बहुत अच्छा। फिर 12वें गुणस्थान क्षीण मोह। चपक श्रेणी वाला जीव 10वें गुणस्थान में चारित्र मोह का पूर्ण क्षय कर 12वें गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान में आ जाता है।
यहाँ इसका मोह बिल्कुल क्षीण हो चुकता है और स्फटिक के भाजन में रखे हुए स्वच्छ जल के समान इसकी स्वच्छता होती है। इसको ऐसा कर सकते 10वें गुण स्थान के अंत में, क्योंकि 10वें गुण स्थान में कहाँ करेगा कि खाली स्थान भी रहेगा। अंत में 10वें गुण स्थान के अंत में, ये और अंत जोड़ दो। मे के पहले। हाँ, फिर संयोग केवली 13वें गुण स्थान। 12वें गुण स्थान के अंत संयोग में केवली क्यों बोलते भैया जी आप? संयोग केवली क्यों बोलते? संयोग केवली संयोग बोला करो, संयोग बोलोगे तो एक गड़बड़ हो जाएगा। संयोग केवली 12वें गुण स्थान। तो 12वें गुण स्थान यहाँ के लिखा ना 12वें गुण स्थान के अंत में। 10वें गुण स्थान के अंत में 12वें गुण स्थान के अंत में शुक्ल ध्यान के द्वितीय पाद के प्रभाव से ज्ञानावरणादि कर्मों का युगपत क्षय कर जीव 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। यहाँ थोड़ा सा विचारणीय है, क्योंकि 12वां गुण स्थान पूरा द्वितीय शुक्ल ध्यान का है, अंत का नहीं है। द्वितीय शुक्ल ध्यान होगा तभी पहले भाग में निद्रा प्रचला की छपना होगी। अंत में नहीं चाहिए था। अंत में नहीं चाहिए था यहाँ जी, अंत यहाँ का ऊपर का था, यहाँ आ गया जे 12वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान के द्वितीय पाद के प्रभाव से अंत हटा दो। गुण स्थान, एक मिनट, 12वें गुण स्थान के भी हटाना पड़ेगा, मैं अकेला रखो। 12वें गुण, एक मिनट, 12वें गुण स्थान में ऐसा चाहिए। वो लिखते समय उस समय उन्होंने लिखा होगा बरैया जी ने, वैसे ही आ जाता। पंडित जी साहित्य के मास्टर थे। चलिए, तो युगपत कर्मों का क्षय कर जीव 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। यहाँ कर दे युगपत। युगपत द्वितीय 12वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान के द्वितीय पाद चरण, द्वितीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से, ऐसा होना चाहिए था। शुक्ल ध्यान के द्वितीय 12वें गुण स्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से, ऐसे होना चाहिए। द्वितीय पहले रख दो। द्वितीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव, ऐसा। प्रभाव से ज्ञानावरणादि कर्मों का युगपत क्षय करके जीव 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। यहाँ इसे केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। पर भी युगपत की अपेक्षा प्रथम भाग में निद्रा प्रचला का और अंतिम भाग में 14 प्रकृति का क्षय करता है। निद्रा पहला, ये तो बंद विच्युति है। क्षीण कसाय दुचर में, निद्रा पहला है उदय को छड़ना। क्षीण कसाय दुचर में कैसा है? क्षीण कसाय, ये तो बंद विच्युति का है। 12वें गुण स्थान, 12वें गुण स्थान की उदय विच्युति बोलो ना।
क्षीणमी निद्रा पहला त्राय क्षीण कसाय चर में कर्म कांड रखा है यहाँ उठा कर्म कांड यहाँ कहीं रखा। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ कहीं देखा था इसको बंद कर दे। कर्म छूट रहा था तो यहाँ पर दुचरम समय में निद्रा प्रसला की विच्युति होगी और फिर अंत में 14 प्रकृतियों की होगी। चरम में जय चरम में 12वें गुण स्थान के उपांत समय में निद्रा और प्रसला 2 प्रकृतियों का तथा अंत के समय में ज्ञानावरणी अंतराय इन 10 प्रकृतियों चक्षु दर्शन आदि 4 ऐसी 14 प्रकृतियों का तथा उपांत और अंत समय में ऐसे मिला करके 16 प्रकृतियों का इस गुण स्थान में विच्युति होती है। ये है इसका क्रम। ठीक है। यहाँ पे ये 12वें गुण स्थान के गुण स्थान में द्वितीय शुक्ला ध्यान के प्रभाव से ऐसी लैंग्वेज चाहिए ये शब्द विवक्षा नहीं करी है न, एक साथ 16 का 6 कर दिया है। बस गुण स्थान लिख दो सामान्य। वो क्या है कि उसमें नहीं कर रहा, नहीं तो फिर पूरा खोलो। पूरा खोलना पड़ेगा। चरम समय में 2 और अंत चरम समय में 14। चलो इतना ही पर्याप्त है। तो यहाँ ऐसे केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसलिए केवली कहलाता है और योगों की प्रवृत्ति जारी रहने से संयोग कहा जाता है। दोनों विशेषताओं को लेकर इसका संयोग केवली नाम प्रचलित है। फिर 14वां गुणस्थान अयोग केवली, इसमें 13वें गुणस्थान के अंत में शुक्ल ध्यान के तृतीय पाद के प्रभाव से कर्म प्रकृतियों की तृतीय चरण का तृतीय चरण को पाद कर दिया होगा। ये पाद में नहीं है, तृतीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से अंत में 13वें गुणस्थान के अंत में तृतीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से के अंत में ये तृतीय को शुक्ल ध्यान के पहले लिया। तृतीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से पाद के हटा दो, के प्रभाव से कर्म प्रकृतियों की निर्जरा होने से जिनकी योगों की प्रवृत्ति दूर हो जाती है उन्हें अयोग केवली कहते हैं। यह जीव इस गुणस्थान में अ, ई, उ, ऋ, लृ इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतने ही काल तक ठहरता है। अनंतर शुक्ल ध्यान के चतुर्थ पाद के प्रभाव से सत्ता में स्थित 85 परिभाषा अच्छी नहीं बनाई। वचन बल रिद्धि धारा। अब यहाँ क्यों कर रहे हैं तृतीय शुक्ल ध्यान? यहाँ तो चौथा होगा ना। ये तृतीय शुक्ल ध्यान तो 13वें गुण स्थान के अंत में करेंगे, फिर 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान करेंगे, तब जाकर के सत्य से विच्छिन्न होगा। ये तो प्रसंग छेड़े ही नहीं पंडित जी ने। द्वितीय शुक्ल ध्यान 13वें के स्थान पे 14 भी चाहिए। 14वें गुण स्थान के अंत में, अंत में नहीं, वहाँ तो पूरे ही में रहेगा।
13वीं में 13 ये लिखना चाहिए था। 13वें गुण स्थान के अंत में तृतीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से अयोग अवस्था बनती है, यानी अयोग केवली होते हैं। और यहाँ चतुर्थ शुक्ल ध्यान के प्रभाव से अयोग केवली गुण स्थान में 72 प्रकृतियाँ और 13 प्रकृतियों का दो चरम समय में छपना करने के लिए चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है। ये होना चाहिए था। फिर चौथा शुक्ल ध्यान तो आ ही नहीं इनके। ये आयुर्वेदी लगी तो 14वें स्थान के 85 प्रकृतियों का क्षय कर दिया थे। तो शुक्ल ध्यान जिन लास्ट में लिख रहे हैं, अनंतर शुक्ल ध्यान के चतुर्थ पाद के प्रभाव से सत्ता में स्थित 85 प्रकृतियों का क्षय कर एक समय के भीतर सिद्ध क्षेत्र पहुंच जाता है। ये विचारणी है भैया, पूरा चैप्टर विचारणी है। नोट कर दो, समझदारी से लोग कर लेंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज सुनाना भी। जीव कांड से देखें। चलिए हो गया टाइम हो गया। अच्छा, हाँ सेकंड लास्ट समय और लास्ट समय में अयोग के लिए 14वें स्थान। जरा आप देख रहा प्रथम समय में 72 प्रकृति का क्षय करेंगे और दूसरे भाग में फिर 72 नहीं 13 का है, 12 का करा, 13 12 दोनों।